Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall discuss about the UPSC CSE pre-syllabus. आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो प्री का पेपर 1 है, दैट इज कॉल्ड GS1, उसके सिलेबस के बारे में। आपने बड़े से बड़े टीचर्स, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर जो सेलेक्टेड हैं कैंडिडेट्स, उनके मुंह से जरूर आपने यह बात सुनी होगी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे वो प्री वाइज सिलेबस हो, मेंस वाइज सिलेबस हो और इंटरव्यू वाइज सिलेबस हो। आप जानते तो हैं कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू 3 फेज में ये एग्जाम होता है और हर फेज की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है और आपको अलग अलग स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी हर फेज के लिए। चाहे वो आप प्री के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होगी, मेंस में राइटिंग स्किल्स आपका काम होगा, इंटरव्यू में आपके जो बोलने की कला है, बोलने का जो हैबिट है वो काम आएगी। लेकिन प्री में आप देखे होंगे कि प्री जो है अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। कोई स्टूडेंट्स इस बार अगर उसमें प्री क्वालिफाई कर जाता है तो कोई गारंटी नहीं होती कि वो नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं। तो प्री जो है मोस्ट डेंजरस एग्जाम बोल सकते हैं। मेंस में अगर आपकी राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके चांसेस बना सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर लें एग्जाम। इंटरव्यू में भी अगर आप थोड़े अच्छे हैं या फिर कोई कोई एग्जाम के आंसर, कोई कोई क्वेश्चंस के आंसर अगर आप नहीं दे पाते तो भी इंटरव्यू में इतने लो मार्क्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो सबसे मेन जो डेंजरस एग्जाम जिसको बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल, जिस एग्जाम की वजह से हो सकता है आपका 1 साल फिर से लग जाए या फिर चक्रव्यूह में जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसते जाते हैं, दैट इज प्री एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। आप देख सकते होंगे कि आई हैव रिटन इन द व्हाइट बोर्ड द सिलेबस इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है। हिंदी मीडियम वाले को भी मैं इस तरह से ट्रांसलेट करके कुछ गाइडलाइंस के साथ बताने की कोशिश करूंगा। एक ही क्लास में हम इंग्लिश मीडियम में क्लास लेने की कोशिश करेंगे तो दोनों स्टूडेंट्स, आई होप दैट बोथ द मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कंफर्टेबल इन दिस क्लास। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये टॉपिक्स लिख रखे हैं कि कितने टॉपिक्स आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पेपर 1। आप जानते हैं मैंने लास्ट क्लास में पहले कुछ क्लासेस लिए, उसमें बता रखा है कि एग्जाम के फॉर्मेट क्या होते हैं, प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, ये क्या किस तरह किस पैटर्न में पूछा जाता है, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में हम देखेंगे कि प्री के डिटेल्ड सिलेबस और आने वाले जो क्लासेस है उसमें सिलेबस वाइज हम डिस्कस करेंगे। प्री प्री के जो इसके नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे सी सेट का सिलेबस, आखिर सी सेट में कहां पर लोगों को परेशानी आती है उसमें, फिर GS1 2 3 इस तरह से डिस्कस करते करते कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में 2025 2026 में आपको हेल्प कर सके, आप कहीं भी पढ़ रहे हो। 100% तो कोई भी कोचिंग्स या कोई भी टीचर्स या फिर सेलेक्टेड टॉपर्स खुद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर कोई आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, वही हमारी यहाँ पर कोशिश होगी। तो आज हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि सिलेबस तो ये आपका हो जाएगा, बेसिक जो कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे कि ब्लूप्रिंट, जैसे आप एग्जाम में 12th 11th में देखते थे कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो भी यहाँ पर काम करेगा, वर्क करेगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे हमको ज्यादा फोकस करना है प्री के लिए। मेंस की बात हम नेक्स्ट क्लास में या जब भी हम मेंस का डिस्कस करेंगे तब करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्री में आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं। उसके बाद आपको कट ऑफ पता होना चाहिए कि जनरल के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से। 100 में से एटलीस्ट 50 जनरल का अगर हम लेके चलें तो 50 to 55 जाता है। अभी लास्ट 5 ईयर से जो कट ऑफ है 50 के आसपास रहा है। तो आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन के लिए कोशिश करनी है और उसमें भी इन सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से देखना है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको इसमें जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सब्जेक्ट वो मैंने लिख रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स है ब्रीफ वाइज। अगर आप टॉपिक वाइज करना चाहे तो भी अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से
जो टॉपिक्स है प्री के लिए वो आपको पूछे जाते हैं। अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक वन इज, जो टॉपिक हमारा पहला है वो है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, पहले टॉपिक ये हो गया। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट इज द सेकंड टॉपिक। एंड द थर्ड टॉपिक इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दैट इज थर्ड टॉपिक। द फोर्थ टॉपिक इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, etc. द फिफ्थ टॉपिक इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े लास्ट के जो लेटर्स है, जो लास्ट के सेंटेंसेस है, उसको स्मॉल साइज में लिखा है, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, वो तो समझ सकते हैं। मेन है यहाँ पर समझने का। समझने के लिए आपको जो लिखा है वो सफिशियंट होगा, इनफ होगा। इसके बाद आप बड़े बड़े कोचिंग या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो हम थे यहाँ पर फिफ्थ टॉपिक में, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, social sector initiative, etc. And the sixth topic is general issues on environment and ecology, biodiversity and climate change that don't require subject specialization. And the seven topics is general science. तो देख सकते हैं ये सिलेबस है प्री का। इसमें टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो मेनली 7 टॉपिक हमको दिख रहा है। 7 टॉपिक्स में अब एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 5 लास्ट 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक में से कौन सा हमको प्री के लिए ज्यादा पढ़ना है। धीरे धीरे हम अंदर जाते जाएंगे। आपने एक रील्स देखा या आपके मन में ऐसा डिजायर हुआ कि मुझे यूपीएससी में अपीयर होना चाहिए, तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो आप उस एग्जाम के करीब पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है करंट इवेंट्स। तो आप देख सकते हैं प्री जो हमारा होता है, प्री एग्जामिनेशन, उसमें करंट जो अफेयर्स है, वो नाम सुना होगा आपने, जो भी करंट चल रहा है। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात समझ नहीं आएगी करंट अफेयर्स क्या होता है। जो आप बेसिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब से रिलेटेड जब ये बेसिक पढ़ लेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद जो अभी क्या चल रहा है हमारे देश में, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई सर्वे मिला है, कोई जगह मिला हुआ है क्या, कोई इंडिया में कोई ऐसी बात चर्चा में आई है क्या, यूनेस्को ने कुछ पहचाना है क्या, तो हिस्ट्री से रिलेटेड उसका करंट अफेयर्स। पॉलिटी में क्या हुआ है, अभी जैसे अमेरिका में चुनाव हुआ है, अमेरिका में इलेक्शंस हुए प्रेसिडेंट से, वैसे ही इंडिया में कुछ इलेक्शंस हुए हैं, या फिर कौन कौन से जो बातें हैं वो करंट अफेयर्स में रही, चर्चाएं में रही, उससे रिलेटेड सारी जानकारी। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक पढ़ना होगा, तब आप करंट अफेयर्स में कुछ एबल कर पाएंगे। सेम वैसे ही एज इट इज ज्योग्राफी में कुछ नया चेंज आया क्या, कोई ऐसा फिनोमिना ज्योग्राफी में भी हाल फिलहाल में लास्ट के 2 ईयर्स में चर्चा में रहा है क्या, तो ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स। सेम टू सेम इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं इंडिया से रिलेटेड, वर्ल्ड से रिलेटेड, जो एकदम फेमस फेमस है, वो सब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक में, करंट अफेयर्स। तो ये तो जो बेसिक आपका क्लियर हो पाएगा, जो मैंने बताया था लूसेंट जैसे कोई बुक ले सकते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी डीप कर सकते हैं। जब आप सोचने समझने के उस सब्जेक्ट में पकड़ कमांड आपकी हो जाएगी, तब आपके लिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो बेनिफिशियल होगा कि करंट इवेंट्स। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया न्यूज़पेपर में डेली आता रहता है। उसके बाद मंथली मैगजीन कोचिंग के वो देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल में बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो मैंने डिस्कस किया। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर डेली वाइज डेली, एंड मैगजीन जो मंथली मैगजीन आते हैं, और यूट्यूब चैनल्स जो आपके न्यूज़ देखते रहेंगे। तो ये आपका करंट इवेंट्स ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये कवर होता है और हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट तो है हमारा करंट अफेयर जो प्री का टॉपिक है। सेकंड है जो टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का आप यहां पर देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्ड यहां पर नहीं है, ये याद रखने वाली बात है, वर्ड का प्री में कोई रोल नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट हुआ है मॉडर्न इंडिया, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो देख सकते हैं हिस्ट्री से तो आएगा ही आएगा, लेकिन
इंडियन नेशनल मूवमेंट, उससे क्वेश्चंस काफी बनेंगे। जो बुक्स उस समय नेशनल मूवमेंट के समय जो पब्लिश हुए थे, जो जो एक्टिविटीज हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब आप इस सोच के साथ प्री के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम कर सकते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री। सबसे पहले तो हमने देख लिया था करंट अफेयर्स, फिर हिस्ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड टॉपिक इज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देख सकते हैं इंडिया की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इंडिया की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड बहुत सारे जो, जब एक एक सब्जेक्ट को डील करेंगे आराम से तो आपको समझ आएगा कि ज्योग्राफी में आखिर पढ़ना क्या है। अभी तो ये सिलेबस है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आप देख सकते हैं कि लगभग सेम होता है। जो वर्ल्ड में चलेगा प्रिंसिपल, तो वही इंडिया में होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, जो भी पर्वत, पहाड़, माउंटेन, रिवर्स जो फ्लो हो रही है, कैसे हो रही है, कौन से फिनोमेना से जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में आप देखेंगे कितने सारे कास्ट, ये सब सिस्टम जो होता है सोशल ज्योग्राफी, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कास्ट एक्टिविटीज पाई जाती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी समझ जाइए कि जहां जहां मिनरल्स हो रहे हैं वहां वहां का इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा हाई होगा। उस कंट्री के जो सोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स, वो ज्यादा होंगे क्योंकि मिनरल्स और जो सोर्स है वो उनके पास ज्यादा होता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो पढ़ना है। इंडियन एंड वर्ल्ड, मतलब ये आपका जो थर्ड टॉपिक हो गया वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इंडिया की और वर्ल्ड की। द फोर्थ टॉपिक इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। देख सकते हैं यहां पर ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रहा है, लेकिन पॉलिटी में केवल इंडियन पॉलिटी आ रहा है, एंड गवर्नेंस कि किस तरह से आपको शासन किया जाता है, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और भारतीय शासन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, ये पढ़ लिया। इसमें 22 चैप्टर्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रीफ में अगर आप पढ़ लिए तो पूरा पॉलिटी खत्म हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी उसी में आ जाएगा, पंचायती राज भी उसी में आ जाएगा। पब्लिक पॉलिसी जो नया नया है ये करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज, गैस बांटना है, या फिर आप देख सकते हैं कि पीएम स्किल्स है, स्टार्टअप योजना है, बहुत सारे योजना या स्कीम चलते रहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। राइट्स इशूज, कौन कौन से राइट्स हैं आप देखेंगे, आर्टिकल 21, बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं मंदिर को लेकर के कि यहाँ पर आर्टिकल अप्लाई होता है नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप एग्जाम क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन देश में चल क्या रहा है वो भी आप इस सिलेबस को पढ़ करके जान सकते हैं। द फिफ्थ टॉपिक इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी लगभग इकोनॉमिक से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नया टर्म आया है, सस्टेनेबल, सतत विकास जिसको बोलते हैं। सतत यानी क्या होता है कि आपको किसी चीज को नुकसान न पहुंचाते हुए विकास करना। पहले आप देखते थे कि कुछ साल पहले डेवलपमेंट, किसी भी कीमत पर पेड़ काटो, कुछ भी करो, जो इन्वायरमेंट है उसको उतना ज्यादा डेंजर नहीं था, तो इन्वायरमेंट को थोड़ा थोड़ा आप निगेटिव इफेक्ट डाल सकते थे, लेकिन हमको डेवलपमेंट चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं कि पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब जो टर्म यूज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, सतत विकास कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा कर। तो जब डीप में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को तो इसको कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पोवर्टी, गरीबी का कारण, क्यों गरीबी आ रही है, ये सब इकोनॉमिक्स में है, और गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, पोवर्टी, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इंक्लूजन यानी सबको कैसे समावेश समावेश करना है, जैसे सभी लोगों को हमको टारगेट करना है, अमीर के लिए क्या स्कीम निकालना चाहिए, गरीब के लिए क्या स्कीम निकालना चाहिए। इंक्लूजन यानी सभी को एक प्रकार से सेफ प्लेस, सेम जगह पर हम कैसे पहुंचा सकते हैं, गरीब को कितना मदद करना पड़ेगा, अमीर को कितना मदद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंक्लूजन। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स यानी होता है वही कि कौन से लोग कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको जो स्कीम्स है वो लॉन्च करना पड़ता है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, सोशल सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव है, महिलाओं के लिए क्या रूल्स निकला है, और गरीबों के लिए क्या रूल्स निकाल रही सरकार, एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स लेकर के आ रही है, क्या स्कीम्स लेकर के आ रही है। तो वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, मतलब मेन ये फिफ्थ जो सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन इकोनॉमी के लिए भी आपको पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक जानना होगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, उसके बाद आप इस लायक हो पाएंगे कि यूपीएससी के तक पहुंच पाएंगे, और ये सब आपको करना है विद इन 9 मंथ में। तो आप हो जाएगा, पेशेंस रखिए और उसके साथ साथ कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब देख सकते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि आप देखे होंगे कि कुछ समय से आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आईएएस
इन सर्विसेज के लिए कॉमन प्री एग्जाम लिया जा रहा है। तो वहां पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो अब ज्यादा आ रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे जब हम वहां पर ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो जनरल इश्यूज जो भी इन्वायरमेंट में हुआ है, हाथी, गेंडा, भालू, नया जो स्पीसीज कौन सा डेंजर में गया, इंडेंजर में गया, कौन कौन इस जानवरों को देखभाल करता है, IUCN हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, WWF हो गया, वर्ल्ड की कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो जानवरों की देखभाल करती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन से इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर जानवरों के, एनिमल्स की प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन से लॉज है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसमें भी वही बायोडायवर्सिटी नेक्स्ट टॉपिक है, जैव विविधता की कितने तरह के हमारे इंडिया में बायोडायवर्सिटीज होती है, यानी जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, कैसे होता है, और दैट डोंट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ज्यादा इस पे स्पेशलाइजेशन नहीं जाना है, ज्यादा विशेषज्ञ नहीं बनना है, लेकिन नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। एंड द सेवंथ एंड लास्ट टॉपिक इज जनरल साइंस। जनरल साइंस, स्पेशल साइंस नहीं। आपने अगर मास्टरी कर रखा है, कोई IIT से है, कोई एम्स से है, या फिर कोई BSc वगैरह से, वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए, दैट इज इनफ फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने टॉपिक्स हो गए। सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो ये करंट अफेयर्स है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज ज्योग्राफी, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटी, एंड दिस इज इकोनॉमी, एंड दिस इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और ये साइंस। तो 7 टॉपिक से आप देख सकते हैं। इसको हम ब्रीफ में अगर लिखना चाहें तो देख सकते हैं। हिस्ट्री पहला जो आपको बेसिक पढ़ना है, जो कोर सब्जेक्ट मैंने पहले भी वीडियो में बना रखा है, हिस्ट्री। अगर आपको IAS या UPSC देना है तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री थोड़ी जाननी होगी, और रोचक तरीके से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री भी बोर नहीं लगेगा। आप 6th-7th में देखे होंगे कि हिस्ट्री जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वो बोरिंग लगते थे, क्योंकि उस तरह से हमको समझाया नहीं जाता था। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग या अलग अलग ग्रेजुएशन करके जब फिर से पढ़ते हैं तो फिर मजा भी आता है। तो हिस्ट्री सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा हमको देखना है पॉलिटी। पॉलिटी की प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, MLA MP अगर आपको बनना है तो कैसे होता है, तो पॉलिटी। थर्ड जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। फोर्थ हो जाएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं, पैसा कहाँ से आता है देश में, विदेश से कैसे ले सकते हैं, बैंक से कोई बिजनेसमैन कर्ज कैसे लेता है, डेब्ट कैसे लेता है। उसके बाद साइंस एंड इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को एक साथ रख देते हैं, क्योंकि जनरली हम साइंस और इकोनॉमी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को एक साथ पढ़ते थे, तो साइंस एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक साथ करते हैं। और 6 जो हो जाएगा करंट अफेयर्स, इस सबसे रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए जो हमारे IAS के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री को भी हम एक एक बार डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के लिए डिटेल में जब सिलेबस जाएंगे, सबसे पहले हम सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चालू करेंगे, तब मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि एंशियंट कैसे पढ़ना है, मिडाइवल कैसे पढ़ना है, और मॉडर्न कैसे पढ़ना है। कुछ मैं आपको हिंट दूंगा, कुछ आपको बुक से सहारा लेना पड़ेगा। और ये मत सोचिए कि मैं कंप्लीट आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको NCERT पढ़नी होगी। कोई भी कोचिंग वाला, कोई भी टीचर अगर ये बोलता है कि आप NCERT मत पढ़िए, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहा है, क्योंकि आपको NCERT पढ़ने से आपकी सोच अपने आप डेवलप होगी। हम यहाँ पर गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन जो बुक है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स। अब देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस आएंगे। इन जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन आपको लगभग 50 क्वेश्चंस सही करना है, करेक्ट करना है। चाहे आप ज्यादा करके 1/3 का माइनस मार्किंग होता है, ये भी याद रख लीजिए। 1 अगर आप गेस करते हैं और 3 अगर गलत कर देते हैं तो भी आपको वहां पर कोई मार्क्स नहीं मिलता है, या फिर आप कर सकते हैं। जैसे आप 40-30 तक बना रहे हैं, अगर आप उसके बाद गेस मास्टर चलता है कि गेस कैसे कर सकते हैं, तो जितना अप्रॉक्स, जितना आपका चांसेस ज्यादा रहेंगे सही गेस करने का, उतना आपको गलत करने का और मौका मिल जाएगा। मतलब आप एक में श्योर है कि 80 से 90% ये सही हो सकता है, तो अगर आप एक में तुक्का लगाते हैं या गेस करते हैं, तो फिर 3 क्वेश्चन आपको वो दे सकता है कि 3 आप गलती कर सकते हैं। तो ये भी एक एलिमिनेशन मेथड मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। तो फिलहाल अभी हम सिलेबस में डिस्कस करते हैं। देखिए 2019 में हिस्ट्री से आया था 16, 20 में 19, 2021 में 18 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 17 और 2023 में
12 और 2024 में 9, तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट, 5 उंगलियां हैं, तो 5 सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 हो गए, और पांचों के करंट अफेयर्स ये पढ़ लीजिए। लेकिन पांचों को आपको पढ़ना होगा। आप बोलेंगे कि दो को मैं ज्यादा अच्छे से कर लूं, तीन चार को छोड़ दूं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, कभी और ज्यादा आते हैं तो टफ भी आ सकते हैं, इजी भी कर सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट वाइज खेल खेलता है यूपीएससी कि कभी हिस्ट्री से ज्यादा बॉलिंग कर दिया आपको, अगर मैच वाइज लेके चले तो कभी पॉलिटी के बॉल ज्यादा कर दिए, और उसके बाद भी टफ और इजी हो सकता है। पॉलिटी से आ तो रहे हैं, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन कर दिए तो भी आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको पांचों सब्जेक्ट को थोड़ा 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 सब करके रखना है, कि इजी इजी क्वेश्चन तो अगर 10-10 भी करते हैं तो 50 तो ऐसे ही हो जाता है। ये लॉजिक लगा करके चलना है। सब सब्जेक्ट को आपको करना है। उसके बाद 2 या 3 सब्जेक्ट को आपको स्पेशलाइजेशन करना है, कि इससे इजी भी आए या मीडियम भी आए या टफ भी आए, वो क्वेश्चन तो बनने चाहिए। लेकिन पांचों से इजी और मीडियम तक तो बनने ही चाहिए। ये स्ट्रेटेजी करेंगे तो आप प्री क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हिस्ट्री से 15 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2024 में रिसेंटली 9 क्वेश्चन ही आए थे। ठीक है। पॉलिटी में आप देखेंगे 13 आए थे, 13, 15, 11, 15, 10, तो समझ जाइए कि 10 से ऊपर ही आ रहे हैं पॉलिटी में। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं 7, 8, 7, 8, 7, 13, 20। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो 2024 में ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, वैसे तो यहाँ पर 5 से 7 बिलो 10 रहते हैं ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 16, 19, 14, 12, 20 और 14, मतलब 10 से ऊपर ही आ रहे हैं। साइंस एंड ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें आप देख सकते हैं कि 29, 30, 31, 24, 25, 20, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आते हैं। करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं होता। कभी 19 आ गया, कभी 7 आ गया, कभी 15 आ गया, 29 आ गया था 2022 में, 15 फिर 19। मतलब आप समझ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन, सारे जो ये 6 बॉल होंगे, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल। 6 बॉल होते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चंस जो है, कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, और टफ आ सकते हैं, मीडियम आ सकते हैं, इजी आ सकते हैं। तो इसको पांचों को आपको, मीडियम तो पांचों पढ़ना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन 2 से 3 सब्जेक्ट में रखिए। उसके बाद आराम से कोशिश कीजिए तो प्री निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री तो सबसे, अगर यहाँ पर चार्ट में देखेंगे तो ज्योग्राफी से सबसे कम आया। तो ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा वीक भी है, या फिर कम पढ़ते हैं तो भी चल सकता है। जो ज्यादा पढ़ना है आपको, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी से ज्यादा आते हैं। और अगर जो ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स फिक्स होता है, ज्यादा इसमें घुमा नहीं सकता क्वेश्चंस यूपीएससी। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन बनेंगे। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये क्वेश्चंस आपसे बनते ही बनते हैं। हिस्ट्री में पता नहीं कि कहां से क्वेश्चन आएगा। आपने लास्ट 5 ईयर्स का जो हम क्लास लेते हैं तो हमको पता है हिस्ट्री में वो बहुत बाउंस दे सकता है, जो आपके सर के ऊपर से जा सकता है। एंड करंट अफेयर्स में बाउंस दे सकता है, वो आपके सर के ऊपर से जा सकता है। कहां से आए ये पता नहीं है। जो हमारे हाथ में होगा वो होगा पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड एनवायरनमेंट में भी ऐसा बाउंसर मारता है कि हाथी, गेंडा, भालू कहाँ से आया, क्या चेंज हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो 3 सब्जेक्ट है वो हमारे हाथ में है, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स ये हमारे हाथ में नहीं होते, फिर भी हमको कोशिश करना है। तो आई होप दैट जो प्री का सब्जेक्ट है, जो प्री का सिलेबस है पेपर 1 का, वो आपको क्लियर हो गया होगा।